इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 3 के बारे में, जो बात करता है निर्वचन खंड, यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जिनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो उसको हम आज कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि एविडेंस एक्ट का सामान्य परिचय क्या है, ठीक है ना। उसके बाद ये अधिनियम कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, और उसके बाद इसमें एक टर्म थी लेक्स फोरी की, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको लेक्स फोरी लॉ भी बोला जाता है, द लैंड ऑफ द लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आप नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे, बात करें जो निर्वचन खंड है धारा 3 में बताया गया है। जो निर्वचन खंड है इसमें कोई सब सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो किसी एक्ट में जो होता है वो परिभाषा, इसकी जगह परिभाषा लिखा होता है, यहाँ पे निर्वचन खंड लिखा है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो निर्वचन खंड है इसमें कोई सब सेक्शन नहीं होता है, इसमें एक के बाद एक परिभाषा दी गई होती है। लेकिन जो परिभाषा अगर कहीं दिखा है, किसी एक्ट में परिभाषा लिखा है ना, वहाँ पर सब सेक्शन दिया होगा कि 2 के सब सेक्शन 1 में कोई परिभाषा है, उसके बाद 2 के सब सेक्शन 2 में कोई और परिभाषा है। ठीक है ना, तो एक के बाद एक सब सेक्शन दिए होते हैं किसमें, जहाँ जिस एक्ट में परिभाषा लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे निर्वचन खंड लिखा है यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक के बाद एक परिभाषा तो दी गई है लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन बताए नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यायालय की परिभाषा बताई गई है। तो न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसके अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, अर्थात किसी व्यक्ति को वैध रूप से क्या किया गया है, विधि के अनुसार क्या किया गया है, प्राधिकृत किया गया है कि वो साक्ष्य ले सकते हैं। तो ये सब क्या न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, न्यायालय कहलाते हैं ये सब। तो और यहाँ पे एक टर्म है क्या, कौन सी, मध्यस्थ के सिवाय। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी दे दिया कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं, ठीक है ना, दो पक्षकारों के बीच क्या करवाते हैं, सुलह करवाते हैं, वार्ता करवाते हैं, ठीक है, शांति वार्ता करवाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आते, न्यायालय के अंतर्गत ये शामिल नहीं होते हैं। कौन, आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ शामिल नहीं होते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी, कौन कौन शामिल होता है, न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। उसके बाद हम बात करें फैक्ट की, यानी तथ्य क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु आती है, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि बाई सेंसेस आप क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है, फैक्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई टेबल रखी है, ठीक है, ये टेबल है, तो ये टेबल जो रखी गई है उसके कोई आकार होगा, ठीक है, उसकी कोई अवस्था होगी, कुछ स्थिति होगी, तो ये चीज़ क्या है, वो फैक्ट कहलाती है। अब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ भी एक क्या कहलाती है, एक फैक्ट कहलाता है। अब कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, अब आपको पता है, ठीक है ना, आपकी समझ है, सोच है कि आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि ये पागल है, ठीक है, या फिर खुश है, कुछ नहीं है, क्या है, कैसा है। तो ये चीज़ क्या है, मानसिक दशा हो गई आपकी, जिसका भान आपको है, ठीक है ना, आपको सोचने समझने की शक्ति है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, फैक्ट है। आप सोच सकते हैं, आप, ठीक है, आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, फैक्ट कहलाता है। अब बात करें सुसंगत क्या है। अब बहुत सारी जगह पे इस एक्ट में सुसंगत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी तथ्य तभी सुसंगत कहा जाएगा जब इस अधिनियम में दिए गए तथ्यों की सुसंगति के प्रकारों में से किसी प्रकार से, अब तथ्यों की सुसंगति के प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक में इसके प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपको तथ्यों की सुसंगति के प्रकार। तो यहाँ पे बात करें कि तथ्यों के सुसंगति प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य क्या है, दूसरे तथ्य से संसक्त है, अर्थात जुड़ा हुआ हो। मतलब एक फैक्ट क्या है, दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तथ्यों के जो सुसंगति के प्रकार बताए गए हैं 5 से लेकर 55 तक में, तो यहाँ पर क्या है, वो सुसंगत कहलाता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वो एक लाइक तो बनती है यार। उसके बाद हम बात करें विवादक तथ्य की। विवादक तथ्य है कि वह तथ्य होता है, ठीक है ना। विवादक तथ्य का मतलब क्या होता है कि कोई डिस्प्यूटेड, जैसे मामला, जैसे कि ए और बी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच किसी लैंड को लेकर क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो कोर्ट में क्या बोलेंगे, जैसे बी बोलता है कि ये मेरी ज़मीन है, ठीक है ना। ए ने इस पर क्या किया है, कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पे विवादक तथ्य क्या हो सकता है कि जो ये ज़मीन है, लैंड है, वो बी की है या फिर ए की है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक के द्वारा डिनाई किया जा रहा है, एक के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्वीकृत की जा रही है। यदि कोई इसका जजमेंट आता है तो किसी एक को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक पक्षकार क्या कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है, यानी मना कर रहा है कि नहीं वो ज़मीन इसकी नहीं है। लेकिन एक क्या कर रहा है, नहीं ये ज़मीन मेरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई दायित्व यहाँ पर उत्पन्न हो गया, कोई अधिकार उत्पन्न हो गया, ठीक है, कुछ नियोग्यता इस भूमि से रिलेटेड उत्पन्न हो गया। तो ये कहलाता है आपका विवादक तथ्य। अब इसको हम डायरेक्ट में देखते हैं कि विवादक तथ्य वह तथ्य होता है जो अकेले ही, यानी कि कोई एक तथ्य है उसी के अनुसार या फिर अन्य तथ्यों के साथ संसर्ग में, अर्थात किसी अन्य तथ्यों के साथ क्या कर रहा है, किसी अधिकार, दायित्व, नियोग्यता के, जिसका किसी बाद या कार्यवाही में प्रत्याख्यान किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, जो भूमि को लेकर लैंड डिस्प्यूटेड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, या तो इसके लेकर प्रख्यान किया जा रहा है या फिर प्रत्याख्यान किया जा रहा है, और उसके अस्तित्व अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति होती है कि उसका अस्तित्व क्या है, क्या नहीं है, उसकी प्रकृति क्या है। इस चीज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कहाँ पे, कोर्ट में, जब इसका ट्रायल चलता है। तो यह कहलाता है आपका विवादक तथ्य, यानी कि जिस चीज़ के लिए विवाद शुरू हुआ है वो कहलाता है आपका विवादक तथ्य। तो इसके बाद एक दृष्टांत देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि का जो है अभियुक्त है किसके, खा की हत्या का, किसके, खा की। अब का पे आरोप क्या है कि खा की हत्या की है, और उसके में जो विचारण होगा जब का, तो उसमें निम्न तथ्य क्या हो सकती, विवादक तथ्य हो सकते हैं ये चीज़, ठीक है। कौन कौन से, कि क्या का ने खा की मृत्यु कारित की है, कि क्या का जो है उसका आशय था कि खा की मृत्यु कारित करने का, या फिर का को इसी गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था कि खा की हत्या कर दी, या फिर खा की मृत्यु कारित करते समय कि का चित्त विकृत था, अर्थात उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था कि वह जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। वो खा की हत्या कर रहा है तो मर जाएगा, क्या होगा, इस चीज़ के बारे में उसको कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ क्या हो सकती है, विचारण के दौरान विवादक तथ्य हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद बात करें जो दस्तावेज है, तो दस्तावेज क्या है कि दस्तावेज से अपडेट कोई ऐसा विषय है जिसको किसी पदार्थ पर क्या किया गया है, अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के साधनों द्वारा, या इन तीनों में से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आसाहित हो और उपयोग किया जा सके। यानी कि कोई ऐसा दस्तावेज है, यानी कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा क्या किया गया है, अभिव्यक्ति वर्णित किया गया है, ठीक है। और उस दस्तावेज का, यानी उस पदार्थ का प्रयोजन क्या है कि किसी उपयोग के लिए लाया जाए वो चीज़, ठीक है, उपयोग के लिए क्या हो, आसाहित हो। तो ये कहलाता है आपका दस्तावेज। अब दस्तावेज के अंतर्गत शामिल क्या क्या होता है, तो ये चीज़ हम बात करें, कोई लेख है, ठीक है ना, तो वो दस्तावेज कहलाता है। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित जो शब्द है, यानी कि फोटो के माध्यम से कोई शब्द ऐसा बना दिया गया है तो वो दस्तावेज है। कोई मानचित्र है, रेखांक या फिर धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। अब मान लीजिए कहीं पत्थर पर डायरेक्शन बताई गई है कि इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, कोई स्थान मिलेगा, अमुक स्थान है वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है कि ये भी एक दस्तावेज है। आपको ये इसका उपयोग क्या है कि रास्ता बता रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे जाएगा तो वो स्थान मिल जाएगा। तो ये भी एक दस्तावेज के रूप में उपयोग हो सकता है। उसके बाद हम बात करें साक्ष्य के बारे में, तो साक्ष्य क्या है,
साक्ष्य के अंतर्गत 2 पॉइंट बताए गए हैं। तो कौन कौन से? एक में मौखिक साक्ष्य और दूसरा में दस्तावेजी साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य क्या होते हैं कि वे कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। अर्थात कोई ऐसा तथ्य है या तथ्य के विषयों के संबंध में क्या है, न्यायालय ऐसी अनुज्ञा देता है किसको? साक्षियों को, कि या फिर ऐसी अपेक्षा करता है कि वो उन कथन को करे। ठीक है, तो क्या कहलाता है? मौखिक साक्ष्य कहलाता है। उसके बाद आता है आपको दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य क्या है कि न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए कोई पेश की गई सब दस्तावेज, यानी कि कुछ भी दस्तावेज पेश की गई हो निरीक्षण के लिए न्यायालय के, तो वो क्या कहलाता है? वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके माध्यम से कुछ ऐसे दस्तावेज बनाई गई है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है। उसके बाद हम बात करें, इसमें 3 फैक्ट और हैं। कौन से? साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ। तो कोई तथ्य यहाँ पे साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, अर्थात उसके समक्ष कुछ विषय हैं उस पर विचार कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या फिर उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य समझे। ठीक है ना, इतनी पॉसिबिलिटी हो कि कोई प्रज्ञावान वाला व्यक्ति है ना, इस अनुमान पर कार्य करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, इतना संभाव्य समझता है कौन? न्यायालय। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि वह तथ्य साबित हुआ है। उसके बाद ना साबित कब कहलाता है? जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात ये विश्वास करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तब कहलाता है ये ना साबित। उसके बाद साबित नहीं हुआ कब कहलाता है? जब कोई तथ्य ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है। अर्थात कोई फैक्ट है, ठीक है, कोई तथ्य है, इसको पेश नहीं किया गया है कोर्ट के सामने, या फिर पेश किया गया है तो भी उसको क्या नहीं किया गया? ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है, तो ये कहलाता है आपका साबित नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ होगी आपकी, कौन कौन सी? साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करें तो 3 चीज़ और बताई गई हैं। कौन कौन सी? उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। ठीक है ना, तो ये कौन सी होगी? मे प्रिज्यूम हो गया, ठीक है ना, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करें जो उपधारणा कर सकेगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी यह शब्द उपबंधित है इस पूरे अधिनियम में, तो वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। ठीक है ना, और यदि जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता, अर्थात कब तक? जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा कौन? न्यायालय। अब यहाँ पे मे प्रिज्यूम लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि या तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसको साबित मान सकेगा या फिर उसको साबित करने के लिए सबूत की मांग कर सकेगा। कब तक? जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद उपधारणा करेगा। अब इसका मतलब क्या है? जहाँ कहीं भी इस अधिनियम में यह शब्द उपबंधित है वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। ठीक है ना, यदि और जब तक कि वह साबित नहीं कर दिया जाता, अर्थात कोई ऐसा फैक्ट है, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पे लिखा है उपधारणा करेगा इस फैक्ट की, तो न्यायालय क्या करेगा? उस तथ्य को उपधारित मानेगा, यानी कि उसको सही मानेगा, साबित मानेगा। कब तक? जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद आता है थर्ड, निश्चायक सबूत, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि इसके लिए कोई साक्ष्य, अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस अधिनियम द्वारा जहाँ कहीं एक तथ्य या किसी अन्य तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, ठीक है ना, बताया गया है, तो उसके लिए न्यायालय क्या नहीं करेगा? नासाबित करने की अनुज्ञा नहीं देगा, अर्थात उसके लिए अलग से सबूत नहीं मांगेगा न्यायालय। ठीक है ना, और ऐसी अनुज्ञा यानी ऐसी अनुमति नहीं देगा किसी भी पक्षकार को उसको क्या करे? उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे या नासाबित करे, ऐसा आज्ञा नहीं देगा न्यायालय। तो यह कहलाता है आपका निश्चायक सबूत, अर्थात कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है। तो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हमने डिस्कस किया है सेक्शन 3, जहाँ पे हमने पूरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज काम कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 5 से लेकर आगे, ठीक है, जहाँ पर हम बात करेंगे क्या बोल
बात करेंगे तथ्यों की सुसंगति से, जो आपको बताया गया है कहाँ पे, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक में तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।